ये पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है सर। ये इनहेरिटेंस मतलब वंशागति, ये जेनेटिक्स। पर्यावरण, पर्यावरण का अध्ययन जो है इकोलॉजी में किया जाता है। और जीवाश्म फॉसिल का अध्ययन पैलियो बायोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी आपको पता ही है, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें हैबिटेट के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी ठीक है, वही है। बेमेल को ज्ञात करना है। ठीक है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बाकी ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अलग से। बाकी ये साइंस के ब्रांचेज है, बाकी ये अलग से सब्जेक्ट है। ओंकोलॉजी, ये कैंसर से संबंधित अध्ययन है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी क्या है? जीवित और मृत दोनों का जो अध्ययन है। सवाल यही आता है कि जंतु विज्ञान में जो है केवल जीवित जानवर का अध्ययन होता है या मृत जानवर का भी? दोनों का। दोनों का हो जाएगा। दोनों का होता है। बोटनी, बोटनी का फादर, अच्छा जैसे कि जूलॉजी का जो फादर है एरिस्टोटल, ठीक है, वैसे ही बोटनी का जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस है। हड्डियों का अध्ययन है। हड्डी, हड्डी को ओस्टियो बोला जाता है, ओस्टियो। ठीक है, जी। तो ओस्टियोलॉजी हो जाएगा। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। पैलियो बोटनी, पैलियो बोटनी जो है ना, पैलियो और बोटनी, ये पैलियो मतलब ये जीवाश्म से संबंधित है। बोटनी हो गया मतलब बोटनी मतलब पेड़ पौधा वाला, तो पेड़ पौधा का जीवाश्म वाला ऑप्शन में एक भी नहीं है। ठीक है, मतलब जंतु जीवा नहीं, जंतु नहीं, पेड़ पौधा होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा पेड़ पौधा का जीवाश्म। चलिए। और पेलेंटोलॉजी ये जंतु जीवाश्म हो गया। फाइकोलॉजी शैवाल हो गया। माइकोलॉजी ये कवक का हो गया। पेलियो बोटनी जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन है। चलो। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? मतलब जैविक जगत में जो भी है कार्य गुण जो भी है उसको बोलते हैं बायोनिक्स बायोनिक्स। कहा जाता है। बायोनिक्स कहा जाता है। बायोनिक्स के अंतर्गत जीवों के कार्य विशेषताओं और संबंध तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन और अजीवित तंत्रों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बायोनोमी क्या कहलाता है? बायोनोमी ये जो है विज्ञान जीवन क्षम कार्यों को विनियमित करने वाले नियमों को, सिंपल सी बात है। बायोनोमी जो जितना भी विज्ञान में जो भी जीवन से संबंधित जो नियम है, मतलब जो भी है वो बायोनोमी के अंतर्गत आता है। बायो से संबंधित जितना भी है नियम सब बायोनोमी के अंदर आता है। और बायोमेट्री क्या है? मिट्री से संबंधित आ जाएगा कि मीटर, मीटर मतलब नापने वाला कुछ, मापने वाला चीज। ठीक है, तो उसका मतलब सांख्यिकी विश्लेषण का जो अध्ययन है ना वो बायोमेट्री में आता है। ठीक है। विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे बोला जाता है यूजेनिक्स कहा जाता है। ये 11th के बायोलॉजी में है। ठीक है, यूजेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, यूजेनिक्स हो गया। अच्छा, यूजेनिक्स का जो पिता किसे कहा जाता है? गाल्टन को। कीटो, इंसेक्ट्स का जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटमोलॉजी। और इक्थियोलॉजी जो है वो मछलियों का अध्ययन है। लेकिन बोला जाएगा मछली पालन का अध्ययन तो वो क्या हो जाता है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। हम्म। मेलाकोलॉजी, मेलाको शब्द देखिए ये मोलास्का से है। मेलाको क्या चीज से संबंधित है? मेलेको मोलास्का से, तो मोलास्का का जो अध्ययन कहलाता है वो मेलेकोलॉजी है। पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट से है, पैरासाइट का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। वृद्धावस्था, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, ये किसका है? जेरेंटोलॉजी। और ये टेरेंटोलॉजी क्या चीज से संबंधित है? ऐसा कुछ टेरेंटोलॉजी किन्हीं को पता है? टेरेंटोलॉजी क्या चीज है? टेरेंटोलॉजी इज a field of study focus of understanding how abnormal development and birth defect occur। अच्छा, बर्थ के समय ना जो एबनॉर्मल जो बर्थ होता है उस सबसे संबंधित जो है ना, एबनॉर्मल बर्थ से संबंधित जो भी है वो टेरेंटोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी हो गया, ऑन्कोलॉजी कैंसर। ठीक है, आप प्राकृतिक रूप से मानव अंगों का विकास जो भी है टेरेंटोलॉजी। वर्मिकल्चर, ये कीट की वृद्धि का विज्ञान है वर्मिकल्चर। वाटसन, वाटसन जो है क्या किससे संबंधित है अध्ययन का क्षेत्र? मोलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित है, जेडी वाटसन। और लुई पास्चर ये माइक्रोबायोलॉजी से है। और कार्लिनियस ये टैक्सोनॉमी से है। और चार्ल्स डार्विन, डार्विन जो है ये विकासवाद का सिद्धांत दिया था, एवोल्यूशन का।
ठीक है। लुई पास्चर जो है दो तीन चीज का खोज किया है। एक तो रेबीज का टीका का खोज किया है, एक पाश्चुरीकरण का खोज किया है। माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी, विद पीपुल। ठीक है, खत्म। कोशिका में आते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु और नीलहरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव और पादप जंतु के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं। ऑर्गेनेली मतलब कोशिका अंग होते हैं, ठीक है। और उसी में को एक जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की क्रिया होती है। हालांकि श्वसन की क्रिया अगर बोला जाए, अगर ग्लूकोज का जो टूटता है, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज बोलते हैं, मतलब कुछ भी टूटता है सबसे पहले वो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद तीन ग्लूकोज का अणु बनता है। उसके बाद तीन प्रक्रिया बनता है, जो एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो आप जो भी आप जानते हैं ये सब चीज कि कब बनता है लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ऑक्सीजन के अभाव में। फिर एथेनॉल का निर्माण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नहीं सॉरी, उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति में। ठीक पायरुविक है, एसिड ना। जी जी। तो यही तो है, ग्लूकोज सबसे पहले टूटता किसमें है, पायरुविक एसिड में ही ना टूटता है ग्लूकोज सबसे पहले। ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। ये होता है साइटोप्लाज्म में। अभिक्रिया कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद यहाँ से तीन प्रक्रिया होता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो हम लोग अभी एनर्जी मिलता है हम लोग को, एटीपी। फिर एक होता है अभाव में, जो लैक्टिक एसिड बनता है। एक जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पर आप इथेनॉल बनता है, ठीक है। ठीक। हाँ, तो यही लिखा है कि श्वसन की क्रिया जो होती है प्रत्येक जीवित कोशिका में सबसे पहले कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है, एवं उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है। बाकी जितना भी होता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो देखे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। निम्नलिखित कोशिकांग में, निम्नलिखित किसमें, प्रोटीन कोडन वाला इसका अपना अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। देखिए, जहां पे डीएनए पाया जाता है ना, डीएनए, डीएनए जहां जहां पाया जाएगा उसके पास अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, डीएनए हरित लवक में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए राइबोसोम में नहीं पाया जाता है, तो इसके पास अपना अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। राइबोसोम को जो सबसे पहले जो देखा था, मतलब वैज्ञानिक, उसका नाम था रॉबिन्सन और ब्राउन, ठीक है। बाद में जब इसको ये रॉबिन्सन और ब्राउन जो देखा था, वो देखा था सेम की जड़ में, मतलब पादप कोशिका में। जब बोलेगा जंतु कोशिका में कौन देखा था, तो वो पैलेट हो जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रदवी जालिका की झिल्लियों पर जो सटे होते हैं, या थोड़ा सा जो होता है कोशिका द्रव्य में जो बिखरे रहते हैं, ये राइबोसोम ही होते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए की ये बनी होती है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, लेकिन इसके पास स्वयं प्रोटीन कोडन वाला कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, इसके पास यहाँ पे डीएनए नहीं पाया जाता है। पिगमेंट कॉन्टेनिंग एंड लाइट, ठीक है। वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं, ये क्रोमेटो से आप रंग पकड़ लेंगे, ठीक है। वर्ण, क्रोमेटोफोर, क्या, क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। यह उभयचर, मछली, सरीसृप जानवरों की एक विशिष्ट श्रृंखला में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर मुख्य रूप से एक्टोथर्मिक जानवर में त्वचा और आंखों के रंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्रोमेटोफोर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा नहीं होता है। द्रव का अभिगमन, हाँ ठीक होता है। लिपिड का संश्लेषण, ये भी होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण भी होता है। अगर सवाल पूछ देगा कि क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं सर जी, मतलब विष को जो है ना हटाना, जो भी है समझे, हाँ, निराविषीकरण जो भी है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है। और
और एक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बात बताते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है पता? लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी अपाटस के द्वारा, गोल्जी अपाटस या गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। और एक सेकेंड, हाँ है, हमको लगा नहीं है क्या। हाँ ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का निर्माण, सॉरी, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। लेकिन लाइसोसोम में जो होता है अपघटनी एंजाइम, जितना भी इसमें इसमें एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम का एंजाइम, एंजाइम का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्ति में अम्ल स्रावी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन में प्रभावित होगा? ठीक है, हम अगर देखिएगा पेट का बात कर रहा है, पेट से दो दो एंजाइम निकलता है, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। तो पेप्सिन से प्रोटीन पचता है, रेनिन से दूध पचता है। तो कौन कौन ऑप्शन में है? केवल प्रोटीन दिया हुआ है, तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं अमाशय की जो भीतरी दीवार है, वो कौन से कोशिका स्तर रहता है? कॉलुमनर एपिथेलियम रहता है, स्तंभाकार एपिथेलियम। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। इस धंसे भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण, इस धंसे भाग की कोशिकाएं गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है, जो अमाशय में जठर रस का स्रावित करती है। और जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लेस्मा जिसको म्यूकस बोलते हैं, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। यही निष्क्रिय पेप्सिनोजन बाद में पेप्सिन बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ऑक्सेंटिक सेल से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, और ये पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन का पाचन कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, ये पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को क्या चीज में बदल रहा है? पेप्टोन में। अच्छा। अतः पेट की अम्ल स्रावी कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हुआ तो क्या चीज गड़बड़ हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन प्रभावित हो जाएगा। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है मेलानिन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। यूवी रे से। हाँ, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है, पिगमेंट है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। मेलानिन हो गया। एक मेलाटोनिन होता है, वो क्या होता है मेलाटोनिन? एक मेलाटोनिन होता है। वो तो हार्मोन है। हाँ, क्या है हार्मोन? क्या काम करता है मेलाटोनिन हार्मोन? स्लीपिंग के लिए, सोने। स्लीपिंग के लिए, हाँ। ठीक है, हम्म, सोने में। हाँ, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला स्टेम सेल, स्टेम सेल के बारे में क्या सही है बताना है। देखिए, स्टेम सेल केवल स्तनपायी में ए टू जेड में पाया जाता है। यहाँ तक कि स्टेम सेल जो है ना, वो ट्री में भी होता है, मतलब प्लांट में भी होता है स्टेम सेल। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। हाँ, देखिए अभी अभी क्या होता है ना, कि अगर कोई मार्केट में नया कोई दवाई आया, तो मानव जो गरीब व्यक्ति होता है उस पर परीक्षण किया जाता है। इस पर बहुत सारा मूवी बन चुका है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, उसके जान को खतरा होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम नए औषधि को परीक्षण हम स्टेम सेल पर ही कर देंगे। अगर स्टेम सेल सही से काम किया, तो फिर उसके बाद फिर हम उसको मानव पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टेम सेल जो है नई औषधि को परखने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, स्टेम सेल कोशिका जो है चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, स्टेम सेल जो है मेडिकल थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई जो है जो बचपन जब जन्म लेता है उस समय ही स्टेम सेल को बायो बैंक में, क्रायो बैंक में जाकर जमा कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेम सेल बैंक में। जो बाद में अगर मान लीजिए किसी का लीवर खराब हुआ, किसी का कुछ भी शरीर का कोई भी पार्ट्स खराब हुआ, तो वो स्टेम सेल से वो पार्ट्स को बना देगा फिर से। इसीलिए दूसरा से फिर डोनेट करने की जरूरत नहीं होता है। हालांकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में अभी ज्यादा विकसित नहीं है। 1665 में जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक प्रकार किया था, वो कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक था। ठीक है, वनस्पति शास्त्र था। कोशिका के जीवों की आधारभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई है, ये बताया है वो। यह एक विशिष्ट पारगम कला से घिरी होती है तथा इसमें प्राय स्वजनन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। अच्छा, द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड
सेल डेथ नॉन एज एपोप्टिस। ठीक है, एक एपोप्टिस होता है जो कि जीवित कोशिका के लिए होता है, और नहीं सॉरी, मृत कोशिका के लिए होता है। ठीक है, एपोप्टिस। और इसे भी आप दो चीज को नाम जानते हो, एक ऑटोप्सी, एक बायोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी कब होता है और बायोप्सी कब होता है? मतलब कभी कहे हैं कि जो अगर डेड डेड कोई इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि बायोप्सी करवाए हैं या ऑटोप्सी, इंस्पेक्टर क्या बोलता है कि जो भी डेथ सेल का होता है, पोस्टमार्टम जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑटोप्सी बोला जाता है। जी। हाँ, और जो हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कुछ चेक करवाने के लिए गए हैं, तो वो बायोप्सी होता है। वो क्या होता है? बायोप्सी। बायोप्सी। हाँ, जैसे कैंसर वैंसर में चेक करवाते हैं चेक ना। करवाते हैं तो वो बायोप्सी कहलाता है। लेकिन आप लोग हम्म। कभी ऑफिसर को सुनते देखते होंगे कि इसका ये जो है सब है, इसका ऑटोप्सी करवाने के लिए भेज दो। ठीक है, तो वो ऑटोप्सी होता है, मतलब पोस्टमार्टम, इसका मतलब समझ लिए, पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद जो बॉडी को एग्जामिन किया जाता है कि आखिर मरा कैसे है, मृत्यु का कारण क्या है, ऑटोप्सी कहलाता है। तो सेम वैसे ही जो प्रोग्राम सेल डेथ है, उसके नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टिक्स कहते हैं। एपोप्टिस। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम जो है ये अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पे? अंडाशय में। अंडा। ठीक है, स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंतरालिक प्रेरक हार्मोन होता है। अंडाशय में, अंडाशय से अंडो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे कॉर्पस का विकास होता है। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटम से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्ट। हार्मोन। ठीक है, और एक कॉर्पस ल्यूटम का स्राव कहाँ से होता है, ये पता है क्या? कॉर्पस ल्यूटम जो है मतलब मतलब शरीर में कहाँ से निकलता है? एग्जैक्ट अभी हमें याद नहीं आ रहा है। एक जगह है, कॉर्पस ल्यूटम कहाँ से निकलता है? ये तो अंडाशय से ही निकलता है सर। हाँ सर, वो ठीक है, अंडाशय तो हम सही मतलब मानते हैं, लेकिन कॉर्पस ल्यूटम जो है ना, एक कोई स्पेशल जगह है, मतलब सेल इसी से निर्माण होता है, हम भूल गए। अच्छा, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, वो इसी से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटम से। रिलैक्सिन हार्मोन। हम्म, रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ से एक एक होता है ग्रेफिन फॉलिकल, पता है? हाँ। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन हो गया, और अभी जस्ट क्या बताए थे सर जी? रिलैक्सिन। इलेक्शन। रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटम से होता है। और एक होता है, हाँ यहाँ लिख ही देते हैं, एक होता है ग्रेफिन फॉलिकल से। ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल से जो होता है ना, वो एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, यही सवाल याद आ रहा था। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है और रिलैक्सिन निकलता है। दो हो गया, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और ग्रेफिन फॉलिकल से जो निकलता है वो एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, ये सब अंडाशय का ही भाग है। ठीक है, अंडाशय में ही ये हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटम से दो चीज निकलता है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, और ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम सेल के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल गैर विवादास्पद स्टेम सेल का स्रोत है? सिंपल सी बात है, पहले जो स्टेम सेल हम लोग पहले शुरुआती दौर में जो स्टेम सेल निकाला जाता था, वो भ्रूण से निकाला जाता था। इससे क्या है ना, भ्रूण हत्या का मतलब चांस बन जाता था कि भ्रूण हत्या, तो वो गलत है ना। तो उसके लिए विवादास्पद है, तो उसको हटाने के लिए कि हम नहीं, भ्रूण से नहीं निकालेंगे, तो अब कहाँ से निकाला जाता है उसके लिए? बोन मैरो। हाँ, बोन मैरो से। बोन। ठीक है। बहुत सारा जगह है, भ्रूण, ब्रेस्ट और कॉर्ड ब्लड में बांटा गया। ठीक है, स्टेम सेल। हम्म, पहले गर्भनाल के रक्त से निकाला जाता था, यही यही दिक्कत है। ठीक है, दांत से भी निकाला जाता है, अस्थि मज्जा से भी निकाला जाता है। ठीक है, गर्भनाल का रक्त जो है अब ठीक ठाक है वहां से। जो बच्चा, जब बच्चा डिलीवरी होता है उस समय जो गर्भनाल के पास जो ब्लड होता है ना, उसी को रख के स्टेम सेल ही, वहां से ही स्टेम सेल निकल जाएगा। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर किसी भी प्रकार की कोशिका, अच्छा ये स्टेम सेल के बारे में पता है? स्टेम सेल क्या होता है? बार बार स्टेम सेल कर रहे हैं। स्टेम सेल, मान लीजिए कि एक ऐसा सेल है
मान लीजिए एक ऐसा सेल जिससे हम पूरा शरीर का रचना कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ द सेल, मान लीजिए ना ऐसा सेल है जिससे हम पूरा शरीर का रचना कर सकते हैं। इस सेल लेंगे, इस सेल से हम दांत बना लेंगे, लीवर बना लेंगे, किडनी बना लेंगे, कुछ भी, हाथ बना लेंगे, कुछ भी बना सकते हैं। समझ लीजिए वैसा ही एक सेल है। शरीर की वही कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है। और कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेम सेल। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो वो दोनों में कोशिका, पादप सर कोशिका में कोशिका, क्या बोले सर? कोशिका है वो पेड़ पौधों में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, नहीं, अगर वो ओके पेड़ पौधा का स्टेम सेल लीजिएगा तब ये है। ठीक है, पेड़ पौधा का स्टेम सेल ही रहना चाहिए। ठीक है सर। हाँ। पादप कोशिका जंतु। अच्छा, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है? बहुत सारे प्रकार से अलग है। एक कोशिका भित्ति हो गया, और कुछ बताइएगा। सेंट्रोसोम हो गया। लवक हो गया ना, प्लास्टिड हाँ। में। प्लास्टिड हो गया। ठीक है, वैक्यूल भी हो गया, वैक्यूल, हाँ भाई। रसधानी। उस जंतु में छोटा होता है और पादप में बहुत बड़ा होता है। हम्म। जंतु कोशिका निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? कोशिका भित्ति। नाखून काटने में दर्द नहीं होता है क्योंकि डेड सेल होता है। ठीक है, नाखून जो है डेड सेल होता है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। बाल नाखून में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केराटिन प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों की स्तंभ कोशिका, ठीक है, स्तंभ कोशिका, अच्छा स्टेम सेल है, स्टेम सेल के बारे में बताना है क्या गलत है? ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन कर सकती है। सही बात है, स्वयं कर सकती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकती है, करती है, हाँ एकदम कर सकती है। ये एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता, हाँ अभी बोले थे, लीवर हो, ये हो, जितना प्रकार का सेल हो सब डेवलप कर सकता है। फिर क्या लिखा हुआ, ये केवल भ्रूण में पाया जाता है, गलत। ये बोन मैरो में पाया जाता है, ये गर्भनाल के रक्त में पाया जाता है, ये दांत में भी पाया जाता है। ठीक जी है। सर। स्टेम सेल मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना कर सकता है? नहीं नहीं, एक सेकंड, सवाल दूसरा है। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? वो जापान को, उसमें करंट अफेयर्स रहा होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक है? अच्छा, प्रोटीन संश्लेषण में आप जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता राइबोसोम। है। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है क्या चीज की? प्रोटीन और प्रोटीन लिपिड। और लिपिड। जी सर। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। ठीक है। पौधा का जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, दो जगह और होता है। डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, केंद्रक, तीन जगह होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है? जस्ट आप लोग देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ पानी है। पानी की मात्रा लगभग 80% है, प्रोटीन 15%, वसा 3, कार्बोहाइड्रेट 1। ठीक है। जल की मात्रा सबसे ज्यादा होता है 80%। निम्नलिखित कोशिकांग अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ठीक है, सेमी परमेबल, एक कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। हम्म। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, क्यों? क्योंकि यह कुछ मतलब सेलेक्टिव चीज को ही आने या जाने देती है। ठीक है। या कुछ अणुओं को अंदर या बाहर जाने से होती देती है। ठीक है, कुछ को रोक देता है। ठीक है, सही बात है। चयनात्मक नाम ही है कि चयन करके ही अंदर जाने देगा और बाहर निकलने देगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है? सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये सही है। वैक्यूल यहाँ छोटा, ना के बराबर ही होता है। मैं अगर सी, हालांकि सी और डी दोनों सही है, लेकिन अगर ज्यादा सही उत्तर अगर देखें तो ये सी है। एडीओ परीक्षा रद्द कर दिया गया है क्या सर जी? जी सर, वही तो पूछ रहा था। पहली बार अच्छा काम हो गया है लगता है सरकार में नया। हाँ सर, पहली बार हुआ है। हाँ, ऐसे सर हो उम्मीद गया। नहीं था लेकिन हो गया है। हम्म।
सर री एग्जाम होने के लिए टाइम कितना मिल जाएगा बीच में? समय तो लगेगा, समय लग जाएगा। 1 महीने से तो ज्यादा लग जाएगा ना सर? हाँ, आराम से। ओके सर। चलिए। अगला बीपीएससी के बाद। बीपीएससी के बाद, हाँ समझ आइए, बीपीएससी के बाद ही होगा ना। देख लीजिए कब होगा, होगा नहीं, क्योंकि इस पर अब थोड़ा सा केस उस चलेगा थोड़ा सा। आइए। मानव शरीर में होता है 70% पानी। मानव शरीर में, ठीक है भाई, ठीक है। प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हम्म, देखिए एक आपको बहुत अच्छा से, सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, कहीं तो है। अच्छा, कुछ ज्यादा अंदर चला गया है सेलुलर रेस्पायरेशन में। क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिस में चला गया है, तो कुछ ज्यादा अंदर चला गया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बाद में जब 12th का चैप्टर चलेगा ना, तब अंदर से ये करेंगे, अभी नहीं। चलिए। किस प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल आकार्निक संगठक होते हैं? प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में क्या है? विद इन द एनिमल द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कांस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, ये कौन सा होता है? वो जल होता है। मतलब वो पूछ रहा है कि अकार्बनिक पदार्थ जो होता है कोशिका में, सबसे ज्यादा कौन सा अकार्बनिक पदार्थ होता है? तो जल होता है, H2O। सर H2O। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाता है? उसकी लघुत्तम इकाई कौन है? सेल है। रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। कोशिका रॉबर्ट हुक 1665, ये ब्रिटिश था, ये ब्रिटिश था रॉबर्ट हुक। उसके बाद लुबेन हॉक जो है जीवित कोशिका में देखा था, लुबेन हॉक। और अच्छे, फिर ये क्या है, ये रोडोल्फ बिरचो बाद में आया है। इससे पहले, रोडोल्फ बिरचो से पहले जो आया था ना, वो था स्लाइडन। कौन था? स्लाइडन और स्वान, ठीक है। स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन स्लाइडन और स्वान जो है ना, ये नहीं बता पाया कि कोशिका बनता कैसे है, ठीक है। कोशिका का निर्माण आखिर होता कैसे है, तो ये उसी को ये फुलफिल करता है। कौन? ये रुडोल्फ विर्चो। ये बोलता है कि कोशिका का निर्माण जो है पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उसके जगह पर थैलेकाइड पाया जाता है। तो बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वहाँ शोषण कहाँ पे होगा? शोषण तो शोषण थैलेकाइड में होता है। प्रोकैरियोटिक थैलेकाइड। कोशिका में शोषण थैलेकाइड में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय कोशिका समूह डीएनए होता है? 3 को ही हम जानते हैं, एक न्यूक्लियस है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक प्लेस्टिड है। प्लेस्टिड में भी प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट, प्लेस्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डीएनए, डीएनए का खोज किसने किया है? डीएनए फ्रेडरिक मिशर। डीएनए आरएनए दोनों का खोज किया है, लेकिन डीएनए में जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये ये डबल हेलिक्स मॉडल, ये किसने दिया ओ था? वाटसन क्रिक दिया। ये वाटसन क्रिक दिया था। ये एंटी पैरेलल है, ये इसमें आया था, एडीओ में आया था ना, एंटी पैरेलल है ये, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुपूरक कार्य। अच्छा, ये लिपिड संश्लेषण करता है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। राइबोस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम करता है, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा आप बताइएगा, हम थोड़ा सा मतलब अभी हम अभी जस्ट बताए थे, लेकिन अभी कंफ्यूज कर गए। ये लाइसोसोम का जो एंजाइम है, वो बताइए रफ करता है या स्मूथ करता है? ये तो स्मूथ लाइसोसोम वाला करता है, स्मूथ वाला करता है। स्मूथ वाला करता है। नहीं सर, हमको तो रफ लग रहा है, एक सेकंड, रफ लग रहा है। रफ वाले में रफ राइसोसोम होता है। रफ वाला तो रफ में राइसोसोम होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता राइबोसोम खुरदरी वाला में होता है ना। चिकना है। हाँ वाला जो सर। होता है, जो इसमें आपको चिकना झिल्ली होता है, खास करके लिपिड के स्राव के लिए होता है। हाँ, चिकना वाला। एक सेकंड सर, जस्ट हम तुरंत बता रहे हैं। यहाँ पे है
57 ना, 57 नंबर पेज। साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल ऑर्गेनेली, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये हो गया गोल्जी अपार्टस, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम रफ है, ठीक है सर, रफ हम सही बोले थे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम, द स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड sacked filled digestive enzyme. These enzyme are made by rough endoplasmic reticulum, ठीक है। लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। यार ठीक। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे दिया है तो थोड़ा यहाँ देख ही लेते हैं। ये केम्यो गोल्जी है, ठीक है। ये गोल्जी को किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? गोल्जी का है। गोल्जी काय के खोज के लिए। और ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन में गोल्जी काय का खोज देगा, एक नंबर में देगा कि गोल्जी काय के खोज के लिए। ध्यान से देखिएगा। He shared the Nobel Prize in 1906 with the Santiago Ramiro Cajal for their work on the structure of the nervous system. नर्वस, ठीक है। जी जी। नहीं, रियली में ये नर्वस सिस्टम पर ही खोज कर रहे थे, समझे। ये सीएमओ थे एक हॉस्पिटल में, वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, और ये नर्वस सिस्टम पर ही खोज कर रहे थे। गलती से ये खोज कर दिए हैं लाइसोसोम का, सॉरी गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का गलती से खोज कर दिए। खोज तो वो कर रहे थे नर्वस सिस्टम पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्म, ये जो क्या है, ये लाइसोसोम का एंजाइम, लाइसोसोम का एंजाइम भी बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जल अपघटनी एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है, कहाँ पे होता है? लाइसोसोम में। इसका निर्माण करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। निम्नलिखित कोशिकांग में किसमें नाभिकीय अम्ल नहीं पाया जाता है? ठीक है, डीएनए इस सब में, एक सेकंड, हाँ ठीक है, नाभिकीय अम्ल, ठीक है। इसमें डीएनए होता है, इसमें डीएनए होता है, तो नाभिकीय अम्ल होता ही होता है, और राइबोसोम में भी होता है, और द्रव इसमें नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों में तो डीएनए होता है, जिस कारण से होता है, राइबोसोम में भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है? अपने प्रोटीन का, ठीक है, खुद करता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, और खुद का डीएनए होता है तो प्रोटीन संश्लेषण कर पाता है ये लोग, इसीलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, हाँ, 2 गो फॉस्फेट होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति जितना सुसाइडल बैग है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, रीडर खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार के लिए, ठीक है, लाइसोसोम है। इसमें सब एंजाइम पाया जाएगा, मतलब प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज होगा, सब न्यूक्लिएज होगा, सब पचाने के वाला इसमें एंजाइम पाया जाता है। कोशिका अंगक लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी, आरईआर में। नहीं, हम पूछे लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम को कौन बनाता है? लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी बनाता है, लेकिन लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम को कौन बनाता है? वो आरईआर है, ठीक है। लाइसोसोम को तो गोल्जी बॉडी ही बनाता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सॉरी, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? कृपया करके बंद कर लीजिए, ठीक है। नाभिक नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता है, प्लेटलेट्स में नहीं होता है, बाकी डब्ल्यूबीसी में होता है। ये मोनोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी का भाग है, डब्ल्यूबीसी में होता है, रूट हेयर सेल में भी होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स में नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, लेकिन लामा, क्या ऊट और लामा है ना? हाँ, उसमें ऊँट और होता है, लामा। ऊँट लामा।
एक और है, 3 चीज था हम पर, ठीक, कौन एक सही है? वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में कोशिका कला होती है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। बाकी सब गलत है, गलत क्या ही पड़ जाएगा, सब ठीक है। अच्छा, ये एस जो लिखा हुआ है एस, ये एस रियली में क्या चीज को दर्शाता है? कहाँ गया एस? क्या चीज को दर्शाता है उसका एस? यूनिट एक वर्ग। कहाँ ठीक है, एस जो है उसका आकार और घनत्व को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, ये स्वेडबर्गस इकाई है, ठीक है। ये यूनिट ठीक है, 70s 80s है। ये दर्शाता क्या चीज को है? रिप्रेजेंट क्या चीज को करता है? ये आकार और घनत्व को, ठीक है। ये कितना 80s से ज्यादा बड़ा आकार है, ठीक है। कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए 3 जगह होता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरिस्टोम। कोशिका के जीवित अंश जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस अदर ऑर्गेनेलिज्म, ठीक है। जब प्रोटोप्लाज्म है, ये जीवन का भौतिक अधिकार है, किसने भौतिक आधार है, किसने कहा था? हक्सले। हक्सले, हाँ। एनिमल सेल वॉल इज एसेंशियली मेड, ठीक है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है एनिमल सेल वॉल। रियली में एनिमल सेल वॉल का कहने का मतलब क्या है पता है? ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। रियली में सेल वॉल होता नहीं है, लेकिन एनिमल सेल वॉल लिख दिया, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहा है। जंतु कोशिकाओं में परासन के संबंध में बताना है, परासन, ठीक, ऑस्मोसिस का बात कर रहा है, ठीक है। यदि कोशिका के चारों ओर का विलयन का जल विभव बहुत अधिक है तो कोशिका संकुचन, देखिए क्या होता है। इसका एक है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। सेल के बाहर जो पानी है, मतलब जो भी ये जल है, ठीक है। अगर ये जल सांद्र है, कैसा है? मान लेते हैं जल कैसा है? सांद्र है। सांद्र मतलब हिंदी समझते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। हाँ, जल सांद्र है तो कोशिका फूल जाएगा या क्या हो जाएगा, क्या होगा ये बताइए। जल सांद्र है मतलब ये हो जाएगा हाइपरटोनिक विलयन, ठीक है, हाइपरटोनिक। सांद्र है का मतलब अब क्या होगा? बस पानी जो है अब बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा, सिकुड़ जाएगा इसमें। अच्छा, अंदर से बाहर जाएगा। अभी जस्ट बता दे, सही है, आप बता देते हैं क्यों। देखिए अंदर से बाहर क्यों जाएगा। अच्छा, आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि कोई भी चीज जो है सांद्र से किधर जाता है, क्या बोलते हैं, एक लो, ठीक है, लोअर को क्या बोलते हैं? निम्न, हाँ, मतलब एक सांद्र विलयन होता है, एक और कौन सा विलयन होता है? अरे जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है ना, एक डाइल्यूट बोलते हैं ना। डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट, हाँ। आवाज जिनसे रिपीट होता है बंद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपका तो कॉन्सेप्ट ये है कि सांद्र से डाइल्यूट की ओर अति करता है, लेकिन आप तो अभी उल्टा बोले, आप इधर से उधर करवा दिए ट्रांसफर। कैसे है, ऐसे कैसे है? किन्हीं को कोई आइडिया? हाँ, लेकिन आप सही बोले हैं, आप जो भी बोले हैं आप सही बोले हैं कि सेल से बाहर पानी निकल जाएगा। लेकिन आप जब भी पढ़ते हैं कि प्रेशर हाई से लो जाता है, हीट जिधर ज्यादा हीट रहता है उधर से लो हीट की ओर जाता है, आप सब पढ़ते हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट ही है ये। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए ये विलयन जो है सांद्र है, क्या है? बाहर का विलयन क्या है? सांद्र है, तो इसका मतलब क्या है? पानी कम है, ठीक है। विलियम सांद्र का मतलब क्या हुआ? पानी कम है। अब बताइए पानी किधर ज्यादा हो गया? सेल में ज्यादा पानी है या विलियन में ज्यादा पानी है? सेल में ज्यादा पानी है। अब ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, अब समझे, ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, ठीक है, ये है। हाँ, वैसे ही अगर मान लीजिए बाहर अगर रहता डाइल्यूट, ठीक है, तो क्या हो जाता? अंदर से बाहर जाता, क्योंकि बाहर में पानी ज्यादा हो गया, अंदर में पानी कम हो गया, तो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, ठीक है। वही अब यहाँ पे आएगा, यदि कोशिका के चारों ओर के विलयन का जल विभव बहुत अधिक है तो कोशिका संकुचित हो जाएगी। गलत।
बाहर में नहीं अगर जल विभव ज्यादा जल विभव अगर कम रहा, यानी पानी, जल विभव कम का मतलब क्या कम हुआ, पानी कम रहा। कम रहा मतलब। अगर पानी कम रहा तब ना पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो संकुचित हो जाएगा। तो ये पहला तो स्टेटमेंट सीधे गलत कर दिया है, ठीक है। दूसरा भी क्या है, यदि कोशिका के चारों ओर का जो विलयन है उसका जल विभव निम्न होगा, मतलब निम्न होगा मतलब नीचे से पानी जाएगा बाहर, हाँ तो निम्न होगा तो ये सिकुड़ जाएगा, यहाँ लिखा फूट कर हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यदि जंतु काय के अंदर स्थिर जल क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल इनसाइड द इम्यूनो, हाँ ये सही है, जल विभव बनाए रखने के महत्वपूर्ण है जंतु काय के अंदर इससे जल विभव, ठीक है। फिर क्या है, कोई जंतु कोशिका में जल विभव विलय विभव से कहीं अधिक होता है, नहीं, जल विभव विलय विभव से ज्यादा उतना अधिक नहीं होता, ठीक है, कम ही होता है। चलिए सबसे लास्ट वाला देख लीजिए, जंतु कोशिका को साधारण अवस्था में बनाए रखने के लिए कोशिका के भीतर जल विभव को उच्च होना जरूरी है, मतलब कोशिका का जल विभव उच्च होना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। और हमेशा जो है सांद्र से ही मतलब ज्यादा से ही कम में जाता है, इसीलिए आप देखते हैं जब भी कभी आप सवाल पूछेगा कि हाइपरटोनिक विलयन में रख दिए तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक विलयन में रख दिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वही समझ जाइएगा। सांद्र मतलब पानी कम, अगर कोई चीज सांद्र है तो वहां पे पानी कम होता है। मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व आ का होना कहिए, ठीक है, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में बता रहा है, देख लेते हैं। पादप कोशिका भी तो सेल्यूलोज की बनती है, सेल्यूलोज कोशिका, ठीक है, जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पहला नंबर सही है। दूसरा क्या है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, गलत, होती है। दूसरा क्या है, परिपक्व पादप कोशिका में बृहद रसनाली होती है, सही बात है, जबकि प्राणी कोशिका में छोटी होती है, सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। इतना बचा है 8 से 40। एनिमल टिश्यू, सर पानी निम्न होता है केवल या और कुछ भी पाया जाता है क्या बोले राजधानी सर, में? राजधानी में केवल पानी होता है और कोई भी मटेरियल होता है? और भी होता है थोड़ा सा लिक्विड पानी के साथ, और भी होता है, खाली सिर्फ पानी नहीं पाया जाता है, और भी पानी के साथ थोड़ा सा होता है कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ये एमिनो एसिड नहीं रहता है, बाकी जो ग्लाइकोजन रहता है, ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, ये बताइएगा। ग्लूकोज हम तो ग्लाइकोजन में नहीं खाते हैं, हम तो ग्लूकोज के रूप में होता है, तो इंसुलिन ग्लूकोज को होता जो है। ग्लाइकोजन में बदलता है, एक तो अगर आपको अगर हम लीवर का नाम बोले तो लीवर बता दीजिएगा, लेकिन अगर हम एंजाइम का बात बोले तो एंजाइम में कौन बदलता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इंसुलिन, इंसुलिन जी। इंसुलिन ही बदलता है, ठीक है। फिर टेकोफेरोल, ये क्या है, विटामिन है, फैट है, ठीक है। एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, देखिए टेकोफेरोल, देखिए बसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, जो बसा में घुलनशील है, जो विटामिन बसा में बी घुलनशील होगा वही बी हमारे और शरीर में सी रह सकता है, ए डी ई के। ए टेकोफेरोल हीरा किसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं, ई तो ई जो है बसा में घुलनशील है, क्या हमारे शरीर में रह सकता है, ये रह सकता है क्योंकि हम बसा में घुलनशील है, ठीक है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ में 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन, सही सब प्रोटीन है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ का बात करें तो जल, ठीक है। निम्नलिखित जंतु ऊतकों में कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है, ब्लड जानते हैं, जो हार्मोन मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लैंड 2 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी जो होता है वो हार्मोन को सिक्रेट करता है, तो हार्मोन जो है उसके पास डक्ट नहीं होता है, अंतःस्रावी ग्लैंड के पास, तो वो डक्ट नहीं होता है, तो फिर एंजाइम को कहाँ पे छोड़ देता है, रक्त में ही तो छोड़ देता है हार्मोन को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, पढ़ लेते हैं। रुधिर संयोजी ऊतक का रूपांतरण है तथा द्रवों की भांति
प्रवाहित हो सकने के कारण तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। इसे परिसंचारी उत्तक भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7 से लेकर 8% होती है। रुधिर के 2 प्रमुख घटक है, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, सही बात है। उच्च कोटि के जंतु जैसे स्तनधारी मनुष्य, वानर, गाय आदि का तथा पक्षी नियत तापी होते हैं। ठीक है, नियत तापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है, गर्म, और शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य रुधिर द्वारा किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन रुधिर के द्वारा ही सभी अंगों तक ले जाया जाता है। रुधिर शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उसे एकत्र होने से बचाती है। इस प्रकार रुधिर शरीर की सफाई भी करता है। प्रत्यास्थ टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों के साथ पकड़े रहता है, बोन टू बोन लिगामेंट, और मसल टू बोन टेंडन। ठीक है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य के लिए संबंधित होता है। हाँ, सबका अलग अलग माप होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार भी होते हैं। हाँ, सम सेल है चेंजिंग शेप, जैसे कि अमीबा की तरह होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी में होता है। जी। ठीक है, फिर क्या है? प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। हाँ, अपना कैपेसिटी होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कोशिका में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के क्यों होता है? सब जगह, कभी कहाँ नर्वस टिश्यू होता है, कहीं मस्कुलर टिश्यू होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत करने में कौन सा विभाजन काम आता है? माइटोसिस। ठीक है, बोलेगा सोमैटिक सेल में यही होता है, सोमैटिक सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल में जो विभाजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा ही होता है। अगर गैमेट सेल का बात करें, गैमेट सेल में ये मियोसिस। ठीक है, सूत्रीय विभाजन, ये दैहिक कोशिका, इसी को बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है, में होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। और अर्धसूत्री विभाजन ये मात्र कोशिका से आधी होती है, जनन कोशिका में होता है। ठीक, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है? जिस कारण से हम अपना जो बोन होता है ना, हड्डी, उसको हम हिला सकते हैं। संकुचनशील होने के कारण ये आप अंगुली हिलाते हैं, जो भी हाथ हिलाते हैं, वो मस्कुलर टिश्यू में होता है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। जो एक्टिन और मायोसिन जो होता है ना, जो बना होता है, उसके बीच में आकार होता है, उसी का होता है। एक्टिन सिकुड़ता है, फैलता है, मायोसिन भी वही काम करता है, जिस कारण से ये संकुचनशील है। ये ब्लड एक प्रकार का कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं 40 से 45% होती है, वही प्लाज्मा 55% के करीब होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। रक्त कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, जिसका अनुपात क्या है? 600:1:40 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होता है? वसा एडिपोज टिश्यू में होता है। किसमें होता है? एडिपोज टिश्यू। तो उसको बोलते हैं उत्तक। अगर उत्तक का बात करें, टिश्यू, एडिपोसाइट, क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट। संयोजी उत्तक में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है? कनेक्टिक सेल का बात कर रहा है। कनेक्टिक सेल में तंत्रिका क्यों होगा? एक जोन जो होता है वो नर्व सेल में होता है। किसमें होता है? नर्व सेल। और ये जो होता है माइलिन शीथ, यहाँ पे जो है ये माइलिन शीथ है, ये जो एक जोन है ये डेंड्राइट होता है। ठीक है, यहाँ पर उसका केंद्रक पाया जाता है। क्या सर 1 घंटा मतलब हो गया है सनी सर? सर करवाना है क्या? पूछते हैं सनी सर से, पूछते हैं क्या कमांडो सर से आएंगे या नहीं।